Hello students, how are you all? Welcome to you all on my YouTube channel इंग्लिश पाठशाला। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th चैप्टर 3 की पोएम द बॉल पोएम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द बॉल पोएम, एज यू कैन सी इन द टाइटल, जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा है, ये पोएम एक बॉल के बारे में है। ओके, सो क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री और क्या है इस पोएम में बॉल के लिए, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन पोएम से। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का है हमारे इस पोएम में जो अपनी बॉल लूज़ कर देता है, मतलब उसकी बॉल गुम जाती है, खो देता है उसकी बॉल। ही इज़ वेरी अपसेट, इससे वो बहुत अपसेट है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, उस बॉल की कीमत तो बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, नॉर इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, मतलब कोई दूसरी बॉल ख़रीदना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देन वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर क्यों वो बॉय जो है इतना अपसेट है, इतना दुखी है वो। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, इसलिए इस पोएम को हम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि पोएट क्या सोचता है जो गुम हो गई है बॉल, जो खो दी है उस लड़के ने, उसके बारे में। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, और क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है उस बॉय का वो जो बॉल खो देता है या किसी भी चीज़ को खोने के लिए। सो ये एक दो क्वेश्चन हमारे इसमें दिए हैं पोएट ने। हम इस पोएम को रीड करके इनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये रीज़न था कि बॉय बहुत ज़्यादा अपसेट था। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट ऑल हिज बॉल। What is the boy now who has lost his ball? उस बॉय का कैसा लग रहा होगा, उस बॉय को क्या होता है उस बॉय का जिसने अपनी बॉल जो है खो दी है। What is he to do? I saw it go. और अब वो क्या करेगा, उसकी बॉल गुम हो गई है, अब वो क्या करेगा, वो जो लड़का है, बॉय जो है। I saw it, अब यहाँ पर ये जो I है, ये I लिखा गया है पोएट के लिए। किसके लिए लिखा गया है? पोएट के लिए। और ये इट लिखा गया है यहाँ पर उस बॉल के लिए। इट का मतलब होता है वो बॉल जो यहाँ से गई है। कहाँ गई है? आई साइड को मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बाउंस होते हुए। ओके, बाउंस होते हुए मतलब वहाँ से वो लुढ़कते हुए डाउन द स्ट्रीट, उस स्ट्रीट के नीचे की तरफ। एंड देन मैरीली ओवर, और लास्ट में वो जाकर ओवर हो गई, ख़त्म हो गई। कहाँ ख़त्म हो गई? देयर इट इज़ इन द वाटर, वाटर में जाकर गिर गई, पानी में जाकर गिर गई। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, अब कोई मतलब नहीं है कहने का, ये हमें नहीं कहना चाहिए कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल भी है। अब ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए कि दूसरी बॉल भी है? क्योंकि उस बॉल के साथ उस बॉय की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, उसके साथ उसकी फीलिंग जुड़ी हुई थी, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, बहुत सारी बॉल है उसके पास, कोई वो ऐसा नहीं है कि दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता या बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये बॉल जितनी उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती है शायद वो ना रखती हो अगली वाली जो वो लेगा। सो अब क्या होता है, अगर इतना ज़्यादा अटैचमेंट है इस बॉय का उस बॉल के साथ तो क्या होगा? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट शेकिंग, बहुत अंदर से उसको सदमा लग जाता है, वो हिल जाता है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है, दुख उसको जकड़ लेता है बॉय को, और बहुत ज़्यादा वो निराश हो जाता है। एज ही स्टैंड रिजिड, और वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता है, ट्रेमलिंग, कांपने लगता है, स्टेरिंग डाउन, और नीचे की तरफ देखने लगता है। As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went, और सारे उसके जो यंग डेज है, यहाँ पर यंग डेज का मतलब होता है ओल्ड मेमोरीज, जो कुछ मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी ना, उन सभी मेमोरीज के लिए लिखा गया है यंग डेज। क्या लिखा गया है? यंग डेज। सो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और सारी उसकी जो मेमोरीज थे, यंग डेज जो थे, वो उस हार्बर में चले गए। हार्बर मतलब क्या होता है? हार्बर बोलते हैं बंदरगाह को, जहाँ पर शिप्स जो होते हैं ना, शिप्स वगैरह उस यार्ड पर, ओके, बंदरगाह के पास बांधे जाते हैं और वहाँ उन्हें रोका जाता है, और जहाँ से सामान वगैरह रखा जाता है शिप्स में, या छोटी वगैरह जो नाव वगैरह जो होती है, जो किनारे पर जहाँ पर उनको बांधा जाता है, रोक के रखा जाता है, और वहाँ से वो वापस स्टार्ट होती है। तो
ऐसा हार्बर है वहाँ पर। तो सारी उसकी जो मेमोरीज जो थी, मेमोरीज मतलब उस बॉल से रिलेटेड मेमोरीज, सो बॉल बाउंस होते हुए वहाँ पर जो हार्बर था, बंदरगाह जो था, जो पानी का जो जगह थी वहाँ पर पानी भरा हुआ था, वहाँ जाकर वो बॉल गिर जाती है। आई वुड नॉट इंट्रूड और हिम। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, मतलब मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूँगा, उस मामले में उसको दखल नहीं दूंगा, ना उसे टोकूंगा मैं किसी के लिए। क्यों? क्योंकि वो बॉय जो है ऑलरेडी बहुत ग्रीफ में है, बहुत ही दुखी है, वो उसको खोने का गम है, उसने बॉल खो दी है अपनी, जिसके साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी बचपन की। इसलिए उसको अब पोएट जो है किसी भी और चीज़ के लिए कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम, डाइम का मतलब होता है यहाँ पर 10 सेंट्स। ये फॉरेन कंट्री की स्टोरीज है जहाँ पर जो होता है सेंट्स चलते हैं। 100 सेंट्स का $1 होता है, तो 10 सेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 10 सेंट्स की। सो अ डाइम मतलब 10 सेंट्स, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। उसको 10 सेंट्स दे दिए जाए या दूसरी बॉल दे दी जाए, सारा उसके लिए क्या होगा? वर्थलेस होगा। वर्थलेस मतलब उसकी कोई भी वैल्यू उसके लिए नहीं होगी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर रहा है, मतलब उसको अनुभव हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या होना चाहिए, कैसे उसको चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से होती है, उसका उसको एहसास होता है यहाँ पर। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, इस दुनिया में जितनी भी पोजीशंस है हमारे, उसके लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब पोजीशंस का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें हमसे रिलेटेड होती है, जो भी हमारे पास सामान होता है, जो भी हुआ। यहाँ पर बॉल एक सिंबॉलिक है नीचे वाले सेंटेंस में, बट जितने भी हमारे बिलोंगिंग्स है, जो भी हमारी सामान है, चीज़ें हैं, उन सबको पोजीशंस बोला गया। तो उनके लिए हमको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस पीपल विल टेक बॉल्स। लोग कई बार क्या है दुनिया में हमसे हमारे बॉल्स लेंगे। बॉल्स यहाँ पर सिंबॉलिकल है, ओके। सिंबॉलिक मतलब ऐसा नहीं कि आप सबके पास एक बॉल है और लोग आपसे वो छीन लेंगे। बॉल से यहाँ पर मतलब है कि जो भी सामान आपके पास है, जो भी आपके पोजीशंस है, दौलत हुआ या आपकी प्रॉपर्टी हुई या आपके और भी कोई चीज़ हुई, ओके, तो वो आपसे ले लेंगे लोग। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और आप अपनी लाइफ में कई सारी बॉल्स भी खोएंगे, मतलब आपकी बिलोंगिंग्स जो है, आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है, वो आप खोएंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यहाँ पर उस पोएट उसको समझाना चाह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लोग तुमसे छीन लेंगे, तुम्हें खोनी भी पड़ेगी, तो उसके लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। और कोई भी तुम्हारे लिए इस दुनिया में बॉल को बाय नहीं करेगा वापस से। बाय बैक मतलब तुम्हारी जो चीज़ें छीन लेगा वो तुमको वापस नहीं करेगा। सो उसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा इस भारी दुनिया के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा अपने पोजीशंस के लिए। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ को खोने के बाद ऐसे ग्रीफ नहीं किया जाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो उसके लिए। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। और उसको बाद में समझाते हैं पोएट की मनी जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब इसका इतना ज़्यादा शौक नहीं मनाना चाहिए। मनी एक्सटर्नल अगर चली गई है तो उसके पीछे इतना पछतावा और इतना एक्सट्रीम ग्रीफ हो ना, हाईएस्ट पीक तक जो हमें ग्रीफ है, दुख है, वो नहीं करना चाहिए। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्लेड आइज। और वो अभी सीख रहा है। लर्निंग मतलब वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डिस्प्लेड आइज, उसकी डिस्प्लेड आइज के पीछे। अब यहाँ पर वेल बिहाइंड द डिस्प्लेड आइज को लिखा गया है। डिस्प्लेड का मतलब होगा यहाँ पर होपलेस। उसकी होपलेस आइज, जो निराशा से भरी आंखें हैं, उसके पीछे वो सीख रहा है। मतलब अंदर ही अंदर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि हाँ मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या सीख रहा है? और वो द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब नॉलेज, स्टडी ऑफ नेचर, ओके। किसी भी चीज़ को जो खोने का जो नेचर है हमारा, हमारी कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं किसी चीज़ को खो देता हूँ, ओके, तो मुझे उसको कैसे लेना है वापस, उसका दुख मनाना है, शोक करना है, या उसको गो थ्रू कि हाँ हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं उस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो वो नॉलेज उसको होना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे वापस खड़े होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और हर किसी इंसान को ये जो है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे वापस स्टैंड अप करना है, खड़े होना है। नोइंग दैट
वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत सारे लोगों को ये पता है और एक दिन पता चल जाएगा कि किसी भी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब किसी भी चीज़ को खोने के बाद हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, और जिसको नहीं पता है वो सीख जाएंगे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें स्टैंड अप होना है। स्टैंड अप होना है मतलब वापस रिकवर होना है उस चीज़ से जो हमने लॉस किया है उससे। अब ये तो हो गई आपकी पोयम। इस पोयम में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया गया है, बॉल सिंबॉलिक है उस बॉय के माध्यम से कि हमें इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए और हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। यहाँ पर उस बॉय के बारे में बताया गया है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए उसने उस बॉल को खो दिया और खोने के बाद वो क्या हो गया है, एक्सट्रीम ग्रिफ। ओके, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल तक उसको दुख हो रहा है उसका। अल्टीमेट शेकिंग, अल्टीमेट मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक तक वो अंदर से हिल गया है और उसके अंदर दुख है। ओके, नाउ कम टू द फिगर्स ऑफ स्पीच कि इस पोयम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए। पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस पोयम में कोई भी रैम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। ओके, जो मैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से जो रैम स्कीम बताता था वो कोई भी रैम स्कीम यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। अब बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच में आ रहा है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब दो लाइन एक ही वर्ड से शुरू होती है। ओके, दो लाइन एक ही वर्ड से कहाँ शुरू हो रही है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है पहले वाले लाइन में वॉट और दूसरी वाली में भी लिखा है वॉट। दो बार दो लाइन एक ही वर्ड से शुरू होती है, जब दो सेंटेंस एक ही वर्ड से शुरू होते हैं, वॉट वॉट। अभी और भी मिलेगा हमें। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए मैरीली, फिर वापस आ रहा है मैरीली। तो ये जिस भी पोयम में होता है इट मीन्स कि वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वहाँ पर है एनाफोरा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वहाँ पर, एनाफोरा है वहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो मेन फिगर्स ऑफ स्पीच है, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ओनली। ओके, सो सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पर है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन वो होता है जब एक ही लेटर से वर्ड स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, एनाफोरा सॉरी एलिट्रेशन, बाइस बॉल बैक, एक ही सेंटेंस में एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जैसे कि ये रहे यहाँ पर बाइस बॉल बैग, ये एक ही सेंटेंस में 20 से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। सो इस तरह के सेंटेंस जो हैं, इस तरह के वर्ड्स जो हैं आप बहुत सारे इसमें फाइंड कर सकते हैं और इस फिगर्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। सो ये सेकंड फिगर ऑफ स्पीच हो गया हमारा। फर्स्ट था एनाफोरा, जहाँ पर दो सेंटेंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हों, है ना, एक से ज़्यादा सेंटेंस सेम ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं एनाफोरा। सेकंड है हमारा एलिट्रेशन, जहाँ पर एक ही सेंटेंस में एक ही लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहे हो बार बार, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं बाइज बॉल बैक। ओके, नाउ द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, एक ही सेंटेंस में वर्ड रिपीट होते हैं। क्या रिपीट होते हैं, वर्ड एक ही सेंटेंस में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले वॉट वॉट, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस में नहीं रिपीट हो रहे हैं। अभी यहाँ पर नीचे से सेंटेंस में नहीं है, ऊपर की तरफ देखते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार आता है, मतलब उसका रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका रिपीटिशन। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन। जैसे कि आपको सेकंड सेंटेंस में मैंने बताया वॉट वॉट, वो चीज़ अलग थी, वो दो सेंटेंस में वॉट वॉट था, इसलिए उसको एनाफोरा बोल रहे थे। एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड दो बार रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। जैसे कि अगला एक और वर्ड हमें यहाँ पर मिल सकता है, इसमें चेक करते हैं थर्ड वाले सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, ये रहा यहाँ पर दो बार आपको बॉल्स रिपीट हुआ है। तो ये जब ऐसे वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं इट मीन्स देयर इज रिपीटिशन। ओके, फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, रिपीटिशन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ
ये पोएम जो है, नाउ दिस पोएम द बॉल पोएम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर जो खास फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए थे, एलिट्रेशन, एनाफोर और रिपीटिशन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।